अगर आप देखते रात को तो वहाँ ना इमरान खान थे, ना कोई जलसा हो रहा था, और लोग खुद जिस बड़ी तादाद में आए हुए थे तो आधे लोग तो उधर भर गए थे। मैं ऊपर खड़ा होकर जब देख रहा था तो मुझे आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये जितनी बड़ी अल्लाह ताला की मखलूक आने वाली है, जिस तरीके से हमें जज्बा नज़र आ रहा है, लोगों के अंदर एक जोश नज़र आ रहा है, तो ये जगह वहाँ पे कम पड़ने वाली है। ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से जब इस्लामाबाद में बुलाते हैं इमरान खान तो एक रिकॉर्ड क्राउड आ जाता है, पिशावर जाते हैं तो बंदे नहीं संभाले जाते, कराची आते हैं तो वहाँ पर तारीख के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तानियों ने, कौम ने ये फैसला कर लिया है कि अब हकीकी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी एक सादा से पैगाम के ऊपर पूरी कौम खड़ी हो गई है। आसान हल है हमारी जमहूरियत के अंदर, कोई गैर जमहूरी अगर आप रास्ता जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते, इलेक्शन इसका वाहिद हल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे आमिर ज़िया साहब, जावेद चौधरी साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त अपोजिशन में है और अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर चल रही है, लेकिन अब यह बयानिया तजाद का शिकार होता नजर आ रहा है। मनीगाला में इमरान खान और अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है और सार्फिन की जानिब से अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर रही सही कसर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने पूरी कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक उनकी मुतज़ाद गुफ्तगू ने गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर कई सवालात को जन्म दे दिया है। आज इमरान खान मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने लाहौर के जलसे से हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और इस जलसे में इमरान खान की जानिब से एक बड़े सरप्राइज़ की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रखेंगे कि लाहौर जलसे के बाद इमरान खान की हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे मीनार पाकिस्तान का, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हारून। अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले ये बताइएगा, आप इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं, पंडाल की इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में एक बड़ा पावर शो जो है वो करने का ऐलान किया था और इस हवाले से उन्होंने इसको साबित भी करना है। लाहौर के मीनार पाकिस्तान को जो है भरपूर तरीके से जो है सजा दिया गया था। 50,000 के करीब जो कुर्सियां वो लगाई गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर गुंजाइश की जा रही है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद के आने की उम्मीद है। लेकिन जैसे जैसे जो ये वक्त गुजरता जा रहा है, ये पंडाल अब ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने यहाँ रात 9 बजे के बाद तशरीफ लानी हो, उसके बाद जो है वो यहाँ पर खिताब भी करेंगे। लेकिन उससे कबल जो है यहाँ पर उनकी जो मुकामी क़यादत है वो आना शुरू हो चुकी हुई है। 120 फीट चौड़ा जो है वो कंटेनर लगाया गया, जो 40 फुट ऊंचा है, और जिसका मकसद यह है कि तमाम कायदीन इस कंटेनर के ऊपर बैठेंगे। और उसके बाद जो यह 3 हॉल्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर एक फैमिली के लिए जगह मुख्तस की गई थी, इसके अलावा जो दूसरे बैचलर्स हैं उनके लिए जगह मुख्तस की गई थी। इधर एक हिस्सा जो है मीडिया के लिए मुख्तस किया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज का जो जलसा है भरपूर जलसा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे। अफ्तारी से कबल यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि अभी लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। जो मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाए गए थे। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि डाइवर्शन लगाई गई है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। गाड़ियाँ वो अपनी दूर पार करेंगे, वहाँ से पैदल जो है यहाँ मीनार पाकिस्तान तक पहुँचेंगे। तो लेकिन जो मुकामी क़यादत है यहाँ पर तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ उठाया है कि ये जलसे को के जो शुरका है उनको पहुँचने से रोकने की एक साजिश भी है और इस हवाले से तनकीद भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक जो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज़ की भी है। फैमिली की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे और काफ़ी दूर पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी देखना यह है कि जैसे वक्त गुजरता जाएगा, रात 9 बजे के बाद जो है यहाँ पंडाल की क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अभी की सूरत हाल यह है कि पंडाल भरपूर तरीके से जो है भरता ही चला जा रहा है और लोग अभी पहुँच भी रहे हैं। हर तरफ जो है जो इसके बैनर्स हैं, परचम है पार्टी के, वो लगाए गए हुए हैं। एक ही बयानिया लिखा हुआ है, गुलामी या आज़ादी। तो यही बयानिया लेकर जो है आज इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। अपने जो कारकुनान हैं उनके सामने एक सरप्राइज भी जो है वो कहा जा रहा रखा जाएगा। ठीक है, कुछ लम्हे कबल जो तिलावत कलाम पाक से बाकायदा तौर पर इस जलसे का आगाज हो चुका हुआ है। जी ठीक है हारून, सिक्योरिटी से मुतालिक भी काफ़ी बातें जी थीं जो सामने आ रही थी, तो अपडेट कीजिएगा कि सिक्योरिटी के कितने फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो कल डीसी लाहौर ने इमरान खान को एक खत लिखा था, जिसमें उनको थ्रेट लेटर जारी किया गया था कि इमरान खान की जान को खतरा है।
इसलिए वो इस जलसे जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, लेकिन इमरान खान ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो खुद यहाँ जलसे में पहुंचेंगे और आवाम से बरह रास्त खिताब भी करेंगे। तो इस हवाले से जो लाहौर पुलिस उन्होंने भरपूर इंतजाम किए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना है। तमाम लोगों को अंदर आने के लिए जो है भरपूर चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है। 3 चेकिंग भी की जा रही है, वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं, सफेद पार्चा जात के अंदर लोग भी रखे गए हैं। कंटेनर के इर्द गिर्द के इलाके को स्वीप किया गया था, अब से कुछ देर कबल स्वीपिंग डॉग्स के जरिए उस जगह को चेक किया गया ताकि हर तरह की सिक्योरिटी जो फराहम की जाए। सिक्योरिटी की अगर हम दूसरी बात भी करें तो तमाम खारदार तारें इस इलाके के अंदर लगाई गई हुई हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा सके, क्योंकि जलसे गाय के अंदर जो है सिक्योरिटी देना भी बहुत एक अहम काम है, क्योंकि खवातीन के साथ बदतमीजी ना हो। तो उसके अलावा जो खवातीन का हिस्सा जो मुख्तस किया गया था उसको खारदार तारों से लपेट दिया गया ताकि गैर मुतल्लिका अशखास जो है जो फैमिली के साथ नहीं है वो उस जगह पर दाखिल ना हो सके। इसी तरह दूसरी जगहों के ऊपर भी यही सूरत हाल रखी गई है। तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं लाहौर पुलिस की जानिब से, जिस पर तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है, जो मुंतज़मीन थे, उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया है। जी ठीक है, आप मुकामी क़यादत की बात करें तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन से रहनुमा हैं जो पिंडाल पहुंच चुके हैं, इमरान खान का खिताब कितनी देर तक मुतवक्किल है, उनका पिंडाल में पहुंचने का वक्त क्या है? जी, मुकामी क़यादत में जो है जो लाहौर की मुकामी क़यादत है वो यहाँ पहुँच चुकी है। कई जो मुकामी एमएन है जो जैसा हमाद अदर है उन्होंने भी यहाँ पहुँचा एक बहुत बड़े कालबे के साथ। इसका महमूद रशीद है वो यहाँ पर पहुँच चुके हुए थे। इसके अलावा जो दीगर क़यादी फैसल बाडा वो यहाँ पर पहुँचे थे। हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोग उनके साथ सेल्फियाँ भी लेने के लिए चलती रही। इमरान खान का जो खिताब है जो अभी स्टेज की जानिब से ऐलान किया गया था कि ईशा की नमाज के बाद जो इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे, तो जो अभी हमारी सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई थी उनका ये कहना है कि इमरान खान 10 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद जो मुकामी क़यादत जो उनके साथ आएगी वो यहाँ खिताब करेगी। फिर इमरान खान का खिताब तकरीबन 11 बजे के करीब शुरू होगा और फिर 1 से 1.5 घंटे तक वो यहाँ खिताब करेंगे। और आज के खिताब में वही एक बात कि उनका जो बयानिया है साजिश का उसको वो नरेट करेंगे। इसके साथ साथ आज ये भी कहा जा रहा है कि वो एक सरप्राइज भी देंगे, आज एक अहम ऐलान भी करने जा रहे हैं ये बताने के लिए कि वो अगला उनका लाए अमल क्या होगा। तो अब देखना ये कि आज इमरान खान का सरप्राइज एक मरतबा फिर क्या होता है। लेकिन इमरान खान का खिताब जो 10 से 11 बजे के दरमियान जो है यहाँ पर शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन लोग अभी यहाँ से पहुँचना शुरू हो चुके हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं और इसके अलावा जो 2 आम लोग हैं, जो आम कारकुन हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये ग्रेटर इकबाल पार्क जो एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के परचमों से, कौमी परचम से भरपूर भरा हुआ नजर आएगा। जी ठीक है हारून, इस बारे में हम आपसे मजीद भी जानेंगे। हम अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे और आमिर ज़िया साहब आपकी जानिब आऊँगी। आप भी देख रहे हैं कि लाहौर में आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और ये भी सुनाई दिया जा रहा है कि एक बार फिर कोई सरप्राइज़ अनाउंस हो सकता है। लाहौर जलसे के बाद इमरान खान की हिकमत अमली क्या हो सकती है? ये तो बड़ा सबसे आपने मुश्किल तरीन सवाल मुझसे कर दिया। सूरत हाल ये देखें कि इमरान खान साहब एक तो उनकी जो हिकमत अमली नजर आ रही है वो ये कि वो हुकूमत पे मुसलसल कोशिश करें अपना रखें, उसके लिए जलसा जुलूस एक उसका टूल है। लेकिन जो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है अब तक वो ये कि कोई एहतजाज की अगर हम तवक्को करें कि जी सड़कें बंद करेंगे, धरने देंगे, मेरे ख्याल में उस तरफ इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। उनका ज्यादातर जो जोर होगा वो ये होगा कि मोबिलाइजेशन है। अच्छा, उसमें इनकी हिकमत अमली दायरे के हुकूमत पे दबाव डालना है, उसके लिए जलसा जुलूस एक मेरे ख्याल में वाहिद एक डेमोक्रेटिक पुरअमन रास्ता है। उसके अलावा अगर कोई और रास्ता अपनाते हैं तो उसका वो एक मेरे ख्याल में चीजें किसी और तरफ जा सकती हैं। और ऑलरेडी उन्होंने जिस तरह से प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया है तो उसमें आप ये देखें कि हुकूमत बज़ाहिर आपको दबाव का शिकार नजर आ रही है कि जैसे आप कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं लाहौर के अंदर। कराची में ऐसी कोई सूरत हाल कराची में भी हुआ था लेकिन इस इंटेंस तरीके से नहीं हुआ था जिस तरह हम लाहौर में ही पूरी सूरत हाल देख रहे हैं। तो लगता यही है। उसके अलावा एक अपने बयानिए को मजबूत तरीके से पेश करना होगा, यही इनके सामने चैलेंजेस हैं। जी ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कल के इल्हान उमर के साथ उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद हमने ये भी देखा कि दीगर पार्टियों की जानिब से जो है उसके ऊपर काफ़ी सवालात उठाए गए। खासकर के राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले ने इस मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कह दिया। आपको लगता है कि ये चीज़ उनको कोई फ़र्क पड़ सकता है उनकी तहरीक को? देखिए, जो आपने शुरू में अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि क्या इमरान खान साहब का बयानिया तज़ादात के शिकार है कि उनकी हुकूमत किस तरह से हटी। बात ये होती है कि हमेशा एक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता हुकूमत के आने या जाने का। उसमें बैरूनी साजिश भी होगी, उसमें जो इनकी गलत अपॉइंटमेंट्स हैं उसका भी फैक्टर हो सकता है, उसमें यह भी हो सकता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका इतराफ फवाद चौधरी साहब ने किया कि कुछ दूरियां पैदा हो गई थी, गलतफहमियां पैदा हो गई थी। 3-4 चीजें मिल मिलाकर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस नैरेटिव को वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं यानी कि अमेरिका की साजिश को, वो चीज जो है वो
और यकसर जो है आप कहें कि जी नहीं थी, या उसमें आपकी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका दुश्मनी उनका पोस्चर नहीं है, उनका पोस्चर ये है कि जी हमें अमेरिका के असर से निकलकर इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की तरफ जाना है। और जब आप ये काम करेंगे, जो भी हुकूमत करेगी हमारी, तो उसमें होगा ही कि जिसके जेर असर है वो कुछ ना कुछ तो रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगी। तो वो रद्द-ए-अमल हमें नजर आया, उनकी नाराजगी में नजर आया। अच्छा, ये अगर कोई समझे कि इमरान खान साहब ने अपने तखय्युल को इस्तेमाल करके लेटर की कहानी गढ़ दी, तो मेरे ख्याल में जिस जिम्मेदार पोजीशन पे वो रह चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने हमारी उस चीज के ऊपर बात की, तो ये चीज आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि जी बिल्कुल एक तस्वुराती बात है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर वो मिलते हैं अमरीकी रहनुमाओं से, अमरीकी लॉ मेकर से, उनके लोगों से, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका बयानिया उससे कमजोर हो रहा है। बात ये कि डिप्लोमेसी के अंदर, सियासत में कई पैरेलल थीम्स चल रही होती हैं। एक तरफ ये है कि जी हमें एक अमेरिका के मुकाबले में मतलब है कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, जो इन्होंने खुद कहा है, एक हमें इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेशन भी जारी है। और ये भी बताना है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत नहीं कर रहा, पाकिस्तान एक गैर जानिबदार अपने मफाद की सियासत कर रहा है, जिसमें वो अमेरिका का, जिस तरह कहा है इमरान खान ने कि जी हम अमन में पार्टनर होंगे, लेकिन हम जो है जंग में पार्टनर नहीं होंगे, और हम जो है उस तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जो माजी में हमने सर्द जंग के जमाने में की, या हम लोगों ने वॉर और टेररिज्म के जमाने में की। तो एक वो लेजिटिमेट पोस्चर है, और मेरे ख्याल में जो उनको इतना बड़ा एक हम देखते हैं कि लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल मिल रहा है और लोग जोश से उनके पास आ रहे हैं उनके जलसों में, तो ये अवाम के दिलों के अंदर भी है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अमेरिका दुश्मनी कर रहे हैं, आप अमेरिका से बात करना बंद कर देंगे, या अमेरिका से हमारा कोई मतलब एक खलिश पैदा हो जाएगी। ये तो जाहिर है कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल अब देखना है कि उस पर क्या होता है। जी ठीक है, जावेद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद चौधरी साहब, इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद 3 बड़े शहरों में जलसों का ऐलान किया था। आज ये तीसरा और आखिरी जलसा है, और यही कहा जा रहा है कि आज के इस जलसे में अगला लाहे-अमल भी बताया जाएगा। फिर से सरप्राइज़ की बात की जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि आज के इस जलसे के बाद वो एक तो वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, और आज के जलसे के बाद इमरान खान की हिकमत अमली क्या हो सकती है? देखिए, एक सरप्राइज तो ये हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, जो इमरान खान को बहुत सूट करता है। और वो हमेशा आपको याद होगा कि 2014 में भी उन्होंने इसी तरह किया था कि लॉन्ग मार्च का एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 मिलियन लोगों को लेकर मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा। तो अब क्योंकि इनका तीसरा बड़ा जलसा है और ये जलसा होगा इनका बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, और पहले 2 जलसे भी इनके बड़े भरपूर हुए, तो अब ये है कि वो आवाम को तैयार करके उन्हें कहेंगे चलें जी हम इस्लामाबाद चलते हैं, और जब तक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं जाती हम वहाँ इस्लामाबाद में बैठेंगे। तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी, ये एक सरप्राइज उनका हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मई के महीने में तो बहुत गर्मी हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। इतने लोगों को इतनी गर्मी के अंदर लेके आना और बिठाना ये इतना आसान काम नहीं होगा। तो अगर तो इमरान खान साहब ये रिस्क लेंगे तो इसका इमरान खान साहब को नुकसान होगा, हुकूमत को उसको फायदा हो जाएगा। तो गर्मी जो है और उसके साथ साथ लोड शेडिंग, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आने वाले लॉन्ग मार्च को खा जाएंगे ऑलमोस्ट। सेकेंडली उनका ये सरप्राइज वो ये हो सकता है कि पंजाब असम्बली से जो उनके अरकान है उनसे भी उनके इस्तीफे ले लें, और उनके मुस्ताफी होने के बाद जो रुकन उनका इस्तीफा नहीं देता उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के मुताबिक 63A के मुताबिक उनको डी सीट करवा दिया जाए। और जब वो डी सीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर जो हमजा शहबाज साहब हैं उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी, और गवर्नर साहब उनसे कह सकते हैं कि आप दोबारा अपना एतमाद का वोट लें, और उससे ज़ाहिर है फिर वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। तीसरा जो सरप्राइज इनका हो सकता है वो KPK की गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि KPK की गवर्नमेंट और असम्बली दोनों डिजॉल्व कर दें, और अगर वो ये डिजॉल्व कर देते हैं तो वहाँ पे भी एक खौफनाक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो ये 3 ही सरप्राइज सरदस्त हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का नाम इमरान खान है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा सरप्राइज भी दे सकते हैं कि जिनके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये भी हो सकता था। तो वो हो सकता है कोई ऐसा काम भी कर दें आज। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें गुज़श्ता रोज़ के फवाद चौधरी के एक इंटरव्यू को कि जिसमें उन्होंने कहा कि ताल्लुकात कुछ ख़राब थे, एक उनकी जानिब से भी मुतज़ाद गुफ्तगू की गई, दूसरी जानिब इमरान खान अमरीकी साजिश से मुतल्लिक अपना बयानिया बार बार दोहराते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के तज़ाद से इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मूवमेंट लेकर चल रही है उसमें कोई रद्दोबदल आएगा, कोई फ़र्क आएगा? देखिए, ये स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की कि इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली जब बोलना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बोलना है। तो उससे पहले ये थोड़ी सी फिजा हमवार कर रहे हैं,
ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब नहीं, उससे पहले शरीन मजारी साहबा भी कह चुकी हैं और शेख रशीद साहब भी हल्की बात कर चुके हैं। तो अब इनके सारे जो पुराने वुज़रा और साथी हैं ये थोड़ी थोड़ी इस टाइप की बातें करते रहेंगे ताकि थोड़ी सी ज़रा टेम्परेचर चेक किया जाए कि उसका रिएक्शन क्या आता है। और जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि कोई ज़्यादा खौफनाक रिएक्शन नहीं हो सकेगा तो फिर इमीडिएटली ये ऐलान करेंगे और ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ये जो जलसे कर रहे हैं और तेज़ी दिखा रहे हैं, उसका एक बड़ा मकसद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको थोड़ा सा दबाव में लाना भी ज़रूरत है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर रूलिंग है हाई कोर्ट की कि आपने फैसला करना है फॉरेन फंडिंग केस का। तो अब फॉरेन फंडिंग केस का अगर फैसला हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत दाव पे लग जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो इतनी जल्दी है उसका ये मकसद भी है कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाए कि ये फैसला ना हो। अच्छा जावेद चौधरी साहब, आप ही की बात से कि आप कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आ सकता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ वज़रा ऐसे माज़रत के साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ आ सकता है। अगर फैसला फॉरेन फंडिंग का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो क्या ये उनके मोमेंटम को, उनकी तहरीक को मज़ीद तक़वियत दे सकता है, बढ़ा सकता है या ख़त्म कर सकता है? इसके साथ ही एक और सवाल आपके सामने ये रखूंगी कि इल्हान उमर के साथ मुलाकात होती है और उसको दीगर पार्टियां जो हैं वो कैश कर रही हैं, क्या ये भी कोई दर्द-ए-सर बन सकती है? देखिए, वो इमरान खान साहब की एक स्ट्रेटेजिक गलती है ये। उनको ये नहीं करना चाहिए था। जब वो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो फिर उन्हें इल्हान उमर के साथ नहीं मिलना चाहिए था। गो ये मीटिंग पुरानी है, ये डॉक्टर ताहिर जावेद साहब हैं अमेरिका के अंदर और वो इनके फंड रेजर भी हैं इमरान खान साहब के और वो बड़े प्रो पाकिस्तानी हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो वो लेकर आए थे ऐलान को और ये पहले से मीटिंग तय थी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग तय थी। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और इमरान खान साहब ने उससे पहले एक नैरेटिव भी बिल्ड किया पूरे पाकिस्तान में कि मेरी हुकूमत जो बाइडन ने गिराई, अमेरिका ने गिराई। तो फिर मेरा ख्याल ये है कि उन्हें इल्हान उमर से नहीं मिलना चाहिए था। और ये भी ज़हन में रखें कि ये मीटिंग जो है वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इसको अरेंज किया गया था और अमेरिकन एम्बेसी के लोग भी साथ गए थे। तो अब एक तरफ तो इमरान खान साहब अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि साजिश हुई, और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर साजिश हुई और यहीं पे जो हमारे मुनारफ अरकान है वो गए, मीडिया के लोग भी गए और इन सबको यहाँ से तैयार किया गया और फिर उसके बाद उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये मुलाकात भी हो रही है। तो ये एक तजाद है जिसको ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया और इसका इमरान खान साहब को नुकसान हुआ इसका। तो ये उनको नहीं करना चाहिए था ये। ठीक है जावेद साहब, फॉरेन फंडिंग केस से रिलेटेड भी सवाल किया था कि अगर उसका फैसला खिलाफ आता है। क्लियर है जी, फॉरेन फंडिंग केस बहुत क्लियर है। उसमें अल्टीमेटली जब भी उसका फैसला आएगा वो इमरान खान साहब के खिलाफ ही फैसला आएगा, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब किसी भी जगह पे जो फॉरेन फंडिंग है उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए कि ये लीगल है, क्योंकि उसके अंदर जो इलीगल अकाउंट्स हैं वो सारे उसमें स्टेट बैंक ने भी उस पर लिख कर दे दिया है और दूसरा एविडेंस इस टाइप के हैं कि जिनको आज तक इमरान खान साहब निगेट नहीं कर सके। इसलिए हमेशा इस पर तारीफ ली जाती है और इस बार भी पीटीआई जो है वो रिव्यू पिटीशन में गई है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है और इसको रोका जाए और स्टे ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। तो ये एक पुराना केस है जिसको हमेशा पीटीआई ने उसे हाइड करने की कोशिश की और उससे बचने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस महीने के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा और हो सकता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर फैसला हो जाए और फिर जाहिर है पिटीशन के अलावा इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचे। तो जावेद चौधरी साहब, अगर फैसला खिलाफ आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर मुस्तकबिल क्या है? क्या इस फैसले के खिलाफ आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात जो है, और हम देख भी रहे हैं कि अवाम में उसकी काफ़ी इस वक्त पजीराई है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है फिर? देखिए, पार्टी उसके पास डिसॉल्व हो जाएगी, बैन हो जाएगी और फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि ये अगर अकाउंट साबित हो गए कि इमरान खान साहब ही इसके बेनिफिशियरी हैं तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो नाहिल हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये दो जो बड़े चांसेस इसके अंदर हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने 3 साथियों की कुर्बानी तो दे दी इसमें। उन्होंने जो गवर्नर KPK थे उनको उनके बारे में कह दिया कि ये जी इन्होंने खुद लिखा था, ये खुद ही अकाउंट्स में पैसे लेते रहे। दूसरा उन्होंने स्पीकर साहब के बारे में फरमा दिया। तीसरा उन्होंने गवर्नर सिंध के बारे में फरमा दिया। जो 2-3 साथी जो उनके करीबी हैं उनके बारे में तो उन्होंने खुद ही लिखकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि ये जाती तौर पे इस अकाउंट को ऑपरेट करते रहे और हमें इसका पता नहीं था। तो 3 साथी तो उनके गए इस सारे क्राइसिस में। अब जो ही ये फैसला खुलता है तो उसके बाद फिर आप देखिएगा, मेरा ख्याल ये है
कि अगर फॉरेन फंडिंग स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर पार्टी बैन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले ही फैसला आने से पहले ही एक बयानिया जो है वो तो तय किया जा चुका है और उस बयानिए पे बात भी यही की जा रही है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला खिलाफ आता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जा रही है और खाना जंगी हो जाएगी। ये दीवार से लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है, कौन लगाना चाहता है? नहीं, ये केस पुराना है, ये केस आज का तो है नहीं। अगर तो 2014 से चल रहा है। बिल्कुल, अगर आज का ये केस होता तो फिर ये कहा जा सकता था कि पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है और दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दूसरा, इसकी जो मैक्सिमम प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग पीटीआई की गवर्नमेंट के दरमियान हुई है, जो जितना अर्सा 3.5 साल 4 साल ये मसलसल चलता रहा है। तो उस वक्त जब आप खुद गवर्नमेंट थे तो आपके पास अगर कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस था तो आपको पेश करना चाहिए था वहाँ पे। तो जब आप अपनी हुकूमत के होते हुए और अपनी मर्जी के आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ला के भी अगर आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सके तो फिर जाहिर है आपको फिर इसका नुकसान तो होगा और नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा उसका। ठीक है जावेद चौधरी साहब, इस आपने अपनी कीमती राय हमें दी है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नई हुकूमत को आए हुए चंद दिन गुजरे हैं लेकिन हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम आईनी ओहदों पर इत्तफाक राय नहीं हो सका और डेडलॉक बरकरार है। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ तहफ़्फ़ुज़ात लेकर लंदन पहुंच चुके हैं और वो लीगी क़ायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद तारिक फ़ातमी को मुशीर ख़ारजा के ओहदे से हटा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं तारिक फ़ातमी की तकर्री से हुकूमती इत्तेहाद मुतासिर होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि मुतनाज़ा शख्सियात की तकर्री से गुरेज किया जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के सामने हम सवाल ये रखेंगे कि अहम आईनी ओहदों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक, वजह क्या है? ताहिर अशरफी साहब क्या कहेंगे, इस डेडलॉक की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जो एक तकरीबन 11-12 जमातों का इत्तेहाद है और हर जमात की अपनी तरजीहात हैं, अपने अहदाफ हैं, अपना उनका एक नुक्ता नज़र है, तो लाजमी बात है कि हर और फिर इस तरह के हालात में जब ये हुकूमत 2 या 4 वोटों के ऊपर हो तो जो चीज़ें अब इमरान खान साहब कह रहे हैं या आने वाले एग्जाम में वो कहेंगे, उससे वाज़ेह होता है कि इत्तेहादी जमातों को साथ लेके चलना कितना मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। लेकिन चूंकि इन सब का बुनियादी हदफ इमरान खान थे और जब तक इमरान खान एक्टिव रहेंगे मेरा ख्याल है कि ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। उसके लिए हर एक जमात लगता ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब को से ज्यादा वसूली चाहती है। वो छोटी जमात है या बड़ी जमात है, उनका हदफ ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ओहदे मिल सकते हैं, वजारतें मिल सकती हैं, मनसब मिल सकते हैं, वो हासिल कर लें। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको चूंकि ये है कि इस सारी मुहिम साजी में आसिफ जरदारी साहब जो हैं, अब तो सारी चीजें क्लियर हैं कि उन्होंने मेन किरदार अदा किया है, वो सबको इस तरफ लाए हैं, तो उनका लाजमी बात है सदारत हो, चेयरमैन सेनेट का मामला हो, पंजाब की गवर्नरशिप का मामला हो, तो ये आसिफ जरदारी साहब चाहेंगे कि उनको इसमें उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। और सदारत तो मेरा ख्याल है वो जो मुझे हालात लगते हैं मौलाना के लिए छोड़ने को तैयार नजर नहीं आते। इसी तरह पंजाब की गवर्नरशिप का भी है, मुस्लिम लीग नवाज चाहेगी कि उनका गवर्नर हो। तो ये चीजें आज बहरहाल बिलावल साहब वहाँ गए हैं और मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मौजूदा हालात में जरदारी साहब की या अपने कुछ साथियों की बात मानी है, तो मुमकिन है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए। इसी तरह मामला आगे भी आएगा, जो इलेक्शन का है वो भी एक बड़ा मामला है, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा मामला यही है। जहाँ तक फातमी साहब की बात है वो तो मेरा ख्याल है आज मसला हल हो गया और ये अच्छा किया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि जब उन्होंने देखा कि एक मसले पे कोई तनाज़ा आ रहा है या सोशल मीडिया पे जो कुछ आया, तो उन्होंने उससे अपने साथी को पीछे कर लिया और उनको अपने पास दूसरा कोई यानी मनसब दे दिया। तो ये तो करना पड़ेगा, तभी फ्लेक्सिबल माहौल बनेगा तो निज़ाम चलेगा। मुश्तरका जो निज़ाम होता है इत्तेहादी जमातों के साथ वो तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक बात जो पहले चूंकि सेशन में मैं नहीं था उसके हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपने जो साबिक हुकूमत में दोस्त हैं
कि अपनी गलतियों से सबक हासिल करने वाला दोबारा भी कामयाब हो जाता है, लेकिन अपनी गलतियों को दूसरों पे डालने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। अगर मामलात देखे जाएं तो मामलात में एहसास होगा कि पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो जिम्मेदारी हमारे साथियों को उठानी चाहिए थी जिस अंदाज से, वो अपने आप से सवाल करें कि क्या उन्होंने उठाई है, और अगर उन्होंने नहीं उठाई है तो उसी का नतीजा है कि उनके इत्तेहादी आखिरी वक्त तक जो है वो मुंतजिर रहे कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो जाए। जो तहरीक इंसाफ के साथी टूट कर गए हैं उनमें से कुछ आ जाएं, और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि MQM या ये बाप पार्टी जो है, इन दो का तो मुझे इल्म है कि ये चाहते थे कि अगर तहरीक इंसाफ के जो टूटे हुए साथी हैं उनमें से इतने को वापस हो जाए कि जिससे 172 का जो मामला है वो रहे, तो ये कभी भी ना जाते। तो हमें बजाय इसके कि हम जिम्मेदार कभी किसी को ठहराएं कभी किसी को ठहराएं, हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती, और उन गलतियों का एतराफ भी करना चाहिए और उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आमिर रज़ा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की, क्या इस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है? देखिए, एक तो मजबूरी का सौदा है, ब्रेक थ्रू इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दोनों ही जमातों का इंटरेस्ट ये है कि हुकूमत चलती रहे। ज़ाहिर जैसे अशरफी साहब फरमा रहे थे कि जो ज़ाहिर इत्तेहादी चाहेंगे कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा वो इससे फ़ायदा उठा सकें, डिमांड्स अपनी रख सकें, वो रखेंगे। लेकिन आप ये समझें कि इस तरह का डेडलॉक आ जाएगा कि जिससे चीज़ें एकदम गिर पड़ेंगी, वो डेडलॉक नहीं आएगा। वहाँ पर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी उस मेच्योरिटी का सबूत देगी और नून लीग भी देगी, या मैं कहूँगा अपने एनलाइटेंड इंटरेस्ट में, अपनी वो कहते हैं मौका परस्ती में, ये लोग जो होंगे वो कहेंगे जी हमें साथ चलना है। क्योंकि बात ये कि ये सब जानते हैं कि ये हुकूमत जो है मजमूए तजादाद है। सबको पता है कि बहुत लंबी इनिंग्स खेलने के लिए हुकूमत कायम नहीं हुई है। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इस हुकूमत को 3 महीने रहना है, 4 महीने रहना है, साल रहना है। अभी तक इस चीज़ में इनके अपने लोग जो है क्लियर नहीं है। नून लीग का पहले ख्याल ये था कि जी हम फौरन जाएंगे, हम 2-3 इस्लाहात करेंगे, इलेक्शन के जो रूल्स रेगुलेशन उसको चेंज करेंगे और हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जो एक कहते हैं अवामी उभार इमरान खान साहब की तरफ गया, तो फिर उनको एक सेकंड थॉट हुई, और शायद खाकान अब्बासी जैसी शख्सियत जो कि कह रही थी कि जी हमें फौरन इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, और बल्कि वो तो ये भी कहते थे कि हुकूमत कबूल नहीं करनी चाहिए, अब वो भी कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत को पूरा मौका देना चाहिए कि पार्लिमानी जो आपकी टर्म है उसको कंप्लीट करें। तो ये मेरे ख्याल में ये चलता रहेगा। लेकिन आप ये समझें कि जी इसकी वजह से कोई ऐसी फाल हुकूमत आ जाएगी, ऐसी हुकूमत चलेगी कि जिससे लोगों के मसले हल होने लगे। उसके लिए जो है कि जब जो भी मखलूत हुकूमत होती है हमारे यहाँ, उसमें ब्लैकमेलिंग का अंसर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आप देखें जो अभी सिर्फ आपने वक्फे में हमें दिखाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे, कुछ चीजें जो पीपल्स पार्टी के दिल के बहुत करीब है वो नून लीग के दिल के करीब नहीं है। वो ट्रस्ट डेफिसिट एक तो इनका पुराना है बहुत ज्यादा। फिर जैसे 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम में जो पंजाब के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं और खुसूसन NFC की जो डिवीजन है उस पर बिल्कुल वो ठीक है मजबूरी का सौदा है, चला रहे हैं, लेकिन वो उस पर कन्विंस नहीं है। वो समझते हैं कि 18वीं तरमीम जो है सिर्फ PTI का मसला नहीं बल्कि उनका भी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इन चीजों के अंदर, लेकिन अभी फिल वक्त चलाते रहेंगे। जी ठीक है, आमिर ज़िया साहब, जावेद चौधरी साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक्सपर्ट में साथ रहिएगा, बढ़ेंगे अगले टॉपिक की जानिब इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, दुनिया की कोई भी तहजीब हो या मुआशरा, कोई भी मजहब हो या रूहानी नजरिया, इसकी रूह से सबसे ज़्यादा कदर व मंजिलत कार खैर की होती है। कोई अच्छा काम जो बराह रास्त आपके फ़राइज़ का हिस्सा तो नहीं, लेकिन आप उसे तकलीफ़ में मुब्तला इंसानों को मुश्किल से निजात दिलाने के लिए बहस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं, जिसका अजर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2012 से सदका जारिया का ये काम कर रहा है। पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है और नौनिहालों की ज़िंदगी की खुशियाँ लौटाने में मसरूफ़ अमल है। रहमतों के इस महीने में आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिलाइए और नन्हे दिलों की धड़कनें और मुस्कुराहटें लौटाइए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान हार्ट चिल्ड्रन फाउंडेशन के डायरेक्टर फरहान अहमद साहब। फरहान अहमद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। आपसे जो कार्य खैर का काम आप कर रहे हैं उससे मुतालिक हम बहुत सी बातें जानना चाहेंगे। इसका अजर तो हम इंसान नहीं आपको दे सकते। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में जो मुब्तला बच्चों हैं, इसके लिए इदारा बनाने का आपके दिल में जो ख्याल आया, उसके पीछे पस मंज़र क्या था?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया जी। मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह एक IT कंपनी है, शुक्र अल्लाह का सब कुछ सही चल रहा था। 2012 में मेरी सबसे छोटी बेटी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुई। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी हमारे साथ, वो तकरीबन 3 साल हमारे साथ रही। तो वो 3 सालों में ये कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि पैसे वाले बगैर पैसे वाले अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फुकदान हैं। उन बच्चों के लिए कोई मखसूस काम नहीं हो रहा, वो बच्चे जो दिल के आर्ज़े के साथ पैदा हो रहे हैं। तो बस ये एक रीज़न बनी, और कोई भी बात अल्लाह की तरफ से कोइंसिडेंस नहीं होता, कोई रीज़न होती है हर चीज़ के पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो हुई फाउंडेड पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन दी। ठीक है, हम दुआ करेंगे कि ये कार्य खैर का अमल जो है इसी तरह से आपका जारी रहे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक इस फाउंडेशन से कितने बच्चे हैं जो ज़ेरे इलाज अपना इलाज करवा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ऑफ टुडे 2800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ को हमारे इदारे ने स्पॉन्सर किया है, और इस पर तकरीबन कोई अल्लाह की मेहरबानी से 1 अरब और 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है। तो सिंस 2012 हमारी कोशिश है कि वो बच्चे जिनका इलाज मुमकिन है और उनके पास पैसे नहीं हैं, हम उनके इलाज करवाएं प्राइवेटली। ठीक है, और इस पे तकरीबन खर्चा कितना आ जाता है एक बच्चे के इलाज के लिए? अगर तखमीना लगाया जाए तो वो अंदाज़न कितना बनता है? जी, एक बच्चे की जो ओपन हार्ट सर्जरी है ना जी, वो ऑन एन एवरेज कॉस्ट करती है 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख रुपया। अच्छा, और इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये इलाज हो जाता है तो मुकम्मल तौर पर वो बच्चे सेहतयाब हो जाते हैं, जब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं वही मुस्कुराहटें और अपनी नन्हे नन्हे कदम अपने घरों में रखते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब वो खुदा न खास्ता उनको अगर बाद में कोई मसाइल दरपेश होते हैं तो ये इदारा इसी तरह से उनकी सरपरस्ती करता है? जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। एक तो ये बीमारी ऐसी है कि अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाए और टाइम पर बच्चे का हार्ट का सुराख बंद हो जाए या उसका हार्ट का मसला रिजॉल्व हो जाए, तो फॉर लाइफ उसका पैदाइशी हार्ट का मसला रिकवर हो जाता है। तो उसको बार बार जो है ना वो फॉलोअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा बनाया तो इंटरनेशनली देखा कि क्या हो रहा है। तो US में एक एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का भी एक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोर्ड पर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे जिनका इलाज हो जाए बट फिर भी 6 मंथ्स के बाद आपको एक फ़ॉलोअप करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब उनका फ़ॉलोअप हर एवरी 6 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं जी। ठीक है सर, एक तो ये बताइएगा कि मैकेनिज्म क्या है, जो डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बच्चे के इलाज के लिए जो डोनर हैं उनको भी लूप में रखते हैं, उसके ऊपर कितना खर्च आया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तय की चली जा रही हैं, ये तमाम भी आपका इदारा करता है? जी, ये ना इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो इमोशनल एस्पेक्ट कि देखें जो भी डोनर है ना वो चाहते उसके इलाके के बच्चे को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मोस्टली कुछ ऐसे डोनर्स होते हैं कहते हैं जी मैंने KPK में रहता हूँ तो मैंने KPK के बच्चे को स्पॉन्सर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, हमारा बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, पेशेंट हमारे से रब्ता करते हैं, उनका इनिशियल इंटरव्यू होता है कि वो ज़कात एलिजिबल हैं या नहीं। फिर चूँकि हम सेक्शन 42 रजिस्टर्ड प्रॉपर NGO हैं तो सारी बुक्स और हर चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट है। तो जो बच्चे की जब सर्जरी स्केजुअल हो जाती है डोनर को इंटीमेट कर दिया जाता है, सर्जरी होकर बच्चा जब घर जाता है डोनर को इंटीमेट कर देते हैं। फिर हमारा IT का कुछ निज़ाम है कि कितने पैसे किस बच्चे की सर्जरी पर लगे वो अल्हम्दुलिल्लाह डोनर तक हमारा इदारा पहुंचा देता है जी। तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि यार मेरा पैसा सही जगह पर जहां मैंने कहा वहां लग गया है। फिर आपका दूसरा सवाल था कि वो पैसे कहाँ जो है ना कैसे हम डोनेशन लेते हैं। तो हमारे जी हर लीडिंग बैंक अकाउंट में अकाउंट्स मौजूद हैं, वहाँ पर ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अलग है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट अलग है, तो वहाँ डायरेक्टली भी जमा कराए जा सकते हैं। फिर हमारी वेबसाइट पर एक कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल करके हमसे डोनेशन पिकअप भी हो सकती है। फिर इजी पैसा, जायज़ कैश, ऑनलाइन डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जी। ठीक है, फरहान अहमद साहब, पिछले साल हमारी टीम ने दौरा किया था, आपके इदारे का आए थे, आप बहुत बड़े लेवल पर एक हस्पताल इस तरह का बनाने जा रहे हैं, उस वक्त भी हमारी टीम ने देखा था। इस वक्त स्टेटस क्या है उस हस्पताल का, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डोनेशन देना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते होंगे कि आपको किस तर्ज की मदद चाहिए और कितने अरसे में ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस वक्त हस्पताल बनाने का, ये कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा? जी, मैं जी इसमें बस 2 गुजारिशें करूँगा। एक तो पहली बात ये कि देखिए हमें लास्ट कोई 8 साल लगे, 1 अरब रुपए इकट्ठा हुआ और 2800 बच्चों की सर्जरीज होगी। अगर हम इंशाल्लाह सब मिलजुल कर ये हॉस्पिटल बना लें जिसका तकरीबन टोटल तखमीना एज़ ऑफ टुडे 2 अरब है, अगर ये 2 अरब रुपया इंशाल्लाह इकट्ठा होकर एक हॉस्पिटल बन जाता है तो हम साल के 2000 केसेस कर सकेंगे। तो एक बस ये पहलू मैं चाहूँगा कि आपके इदारे के तवज्जो से मैं नाज़रीन तक ये बात पहुँचा सकूँ। दूसरा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उन्होंने लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। वहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन सितंबर लास्ट ईयर से शुरू है। इसमें 2 बेसमेंट, ग्राउंड +3 टोटल 6 फ्लोर हैं, जिसका टोटल
1,45,000 अप्रॉक्सीमेटली कवर्ड एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड बेसमेंट का 60% काम कंप्लीट हो गया है। जो हमारा पहला हदफ है वो है जी हम इंशाल्लाह अगस्त तक इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें। इस पर तकरीबन कोई 43 करोड़ का खर्चा है, 43 करोड़ का। 25 करोड़ हम अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोगों से लेकर लगा चुके हैं, 25 करोड़ अभी शॉर्ट है। अल्लाह की मेहरबानी से आज तक हमारा कोई काम नहीं रुका और हमें ये यकीन है कि ये काम रुकेगा नहीं। लेकिन बस गुजारिश हम ये करते हैं कि जितना लेट कर रहे हैं शायद हम जस्टिस नहीं कर रहे उन बच्चों के साथ जिनका इलाज हो सकता है, जिनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, लेकिन हम आज उनके लिए कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैकेनिज़्म के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे कि मैकेनिज़्म क्या है, और इस प्लेटफॉर्म से आप अपील तो कर ही चुके हैं, हम भी अपील करेंगे कि इस कार्य खैर पे जिसका जितना हिस्सा डल सकता है वो डले, ताकि आप भी इस सवाब में हमारे साथ शरीक हो सकें। फरहान साहब जी, मैकेनिज़्म ये है जी, आप कैश भी डोनेट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हैं, चेक्स भी भेज सकते हैं, हमारे इदारे में कॉल करके हम वो डोनेशन भी पिकअप कर सकते हैं। ऑनलाइन हर बैंक अकाउंट में, लीडिंग बैंक अकाउंट में हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं और सारे अलग अलग हैं। ज़कात का अलग अकाउंट है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अलग अकाउंट है। फिर जो भी पैसे लगते हैं डोनर को उसकी रिपोर्ट चली जाती है कि भाई आपके पैसे से सीमेंट ख़रीदा गया। फिर हमारी ये भी गुजारिश होती है कि डोनेशन इन काइंड, अगर कोई सीमेंट डोनेट करना चाहता है, अगर कोई स्टील डोनेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली वेंडर को भी पे कर सकता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़रूरी इसलिए है कि जल्दी से जल्द हॉस्पिटल बन जाए, बनेगा तो इंशाल्लाह फिर हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम कर सकेंगे। एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि पूरे मुल्क में सिर्फ अभी 8 से 10 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। जब तक हम ये डबल नहीं करेंगे हम सालाना कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकेंगे। ठीक है, फरहान अहमद साहब आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने नाजरीन, अपने देखने वालों से हम यही अपील करेंगे कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जिनका अजर हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो अजर, वो सवाब जो है वो सदका जारिया के तौर पर ताहयात और आने इसके बाद की जो ज़िंदगी है उसमें भी आपके काम आता रहेगा। हम इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये अपील करेंगे कि आप डॉक्टर फरहान साहब का जो चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन इदारा है इसको बढ़ चढ़ कर फाउंडेशन दें। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।